हेलो फ्रेंड्स। आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं और बहुत ही कॉम्पिटिटिव पेपर्स की स्पेशल तैयारी करते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे जीके जीएस की भी वीडियोस डालनी चाहिए। और इसके लिए मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट किया है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, जिससे कि हर कॉम्पिटिटिव पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने या उसके बारे में बहुत सारी बातों को बताने से पहले ये बताना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आखिर वो टॉपिक है क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये पहली बात। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी जो आपको दिख रहा है, जो हमें पता है, सारे उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी शेड्यूल्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल 1726 में एक ब्रिटिश एक्ट आता है जिसमें मद्रास, कोलकाता और मुंबई के गवर्नर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल या लॉ फॉर्मेशन का पावर दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहां होता है, आपको पता है कि 1756 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद से ही इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनी का स्टेबलाइजेशन स्टार्ट होता है। और धीरे धीरे जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर आता है, उसके बाद और भी आपको पता ही है, जैसा कि मैं इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में इसको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्टर्न साइड में ब्रिटिश कॉलोनी पूरी अच्छी तरह से स्टेबलाइज हो चुकी थी। तो 1726 में जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, एक एक्ट है जिसमें बंगाल, मद्रास और कोलकाता, ठीक है, मद्रास, कोलकाता और मुंबई, आपको दिख ही रहा होगा, मुंबई उसमें बॉम्बे कहते थे, तो वहां के गवर्नर्स को लॉ फॉर्मेशन का पावर मिलता है, पहली बात। दूसरी चीज होती 1833 में, 1833 का एक चार्टर एक्ट आता है। उसमें क्या होता है कि इंटाइटल द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू मेक लॉ फॉर ऑल। ठीक है, 1833 में एक जीके का क्वेश्चन आप जान जाओ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल माना गया। ठीक है, तो उसके साथ साथ ही अगर जब बंगाल का गवर्नर जनरल जब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, तो आपको पता है कि उसको पूरे इंडिया के लॉ फॉर्मेशन का एकाधिकार मिल जाता है, मोनोपोली उसी के पास आ जाती है। 1861 में मैंने शॉर्ट में लिखा आईसीए, इंडियन काउंसिल एक्ट करते हैं। तो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो था, जो कि ब्रिटिश काल का था, ऑब्वियसली ब्रिटिश कॉलोनी थे हम लोग, तो उस समय ब्रिटिश लोग ही हम लोग के लिए कानून बनाते थे। तो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो बना, उसमें सेंट्रल असेंबली बन चुकी थी पहले, और सेंट्रल असेंबली को होल कंट्री के लिए रूल फॉर्मेशन का, लॉ फॉर्मेशन का मोनोपोली मिला। ठीक है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंट्रल असेंबली के साथ साथ स्टेट असेंबली को भी इंटाइटल्ड किया, उसको सक्षम बनाया लॉ फॉर्मेशन के लिए, कानून या विधि निर्माण के लिए। ठीक है, तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं 1861 में केवल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को ही लॉ फॉर्मेशन का पावर और राइट था, लेकिन 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट जो आता है उसमें जैसा आप देख सकते हो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी लॉ फॉर्मेशन का पूरा राइट मिल जाता है। उसके बाद 1919 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, उसमें बाइकैमरलिज्म सिस्टम की शुरुआत होती है, द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर्स को अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया जाता है, और अपने अपने इलाके में, अपने एरियाज में, अपने ज्यूरिडिक्शन में, अपने न्यायाधीश क्षेत्र में वो कानून या लॉ फॉर्मेशन का काम करते हैं। 19 उसके बाद ये तो मैंने आपको जो बताया यहां तक जो मैंने आपको बताया, वो अभी ब्रिटिश काल में किस किस तरह से उन लोगों ने इंडिया में लॉ फॉर्मेशन का काम किया, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए ऐसा काम किया, जिससे कि थोड़ा थोड़ा इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण का काम प्रारंभ हुआ था। लेकिन जो
जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, जैसा कि लिखा है बाइकैमरलिज्म सिस्टम। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी और दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, और दोनों अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में कानून बनाते थे। नेक्स्ट है 1922 में हरिजन मैगजीन, जो कि आपको पता है एक आपका क्वेश्चन भी आएगा करंट अफेयर से, सॉरी हिस्ट्री से रिलेटेड, कि हरिजन मैगजीन जो थी वो किसने स्टार्ट की थी। तो आपको मैं बता दूं, महात्मा गांधी का हरिजन मैगजीन था। हरिजन मैगजीन में महात्मा गांधी ने सबसे पहले इंडिया के लोगों के लिए स्वराज की मांग की, इंडिया के लोगों के लिए अपने संविधान सभा की मांग की थी। तो वहां से सबसे पहले बात निकल करके आई थी। उसके बाद 1934 में स्वराज पार्टी, मैं आपको बता दूं कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना या स्टेबलाइजेशन चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। और उसी पार्टी में एम.एन. राय एक लीडर हुए, जिन्होंने आगे जाकर के 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की या संविधान सभा की मांग की थी। 1936 में फैजपुर कांग्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और वहां पर भी उसकी जो वर्किंग कमेटी होती है, वहां पर भी ये प्रपोजल पास होता है कि इंडिया के लोगों के लिए, इंडियंस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा होनी चाहिए। 1940 में अगस्त प्रपोजल, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल भी इसको कहा जाता है, उसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो थे भारत के गवर्नर जनरल, सॉरी वायसराय उसमें कहा जाता था उनको, वो थे। उसमें एक प्रपोजल आता है जिसमें कि लिखा हुआ है गवर्नमेंट एक्सेप्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले 1940 में अगस्त प्रपोजल में ही, ठीक है, 1940 में अगस्त प्रपोजल में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को पूरा किया था, एक्सेप्ट किया था। 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आता है, ठीक है, क्रिप्स मिशन आता है। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक क्या कर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी एक कमेटी भेजी थी इंडिया में कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी बनाई जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण कैसे हो, ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में होता है। अब 1942 तक आप समझ चुके हो कि यहां तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा, जो कि इंडियंस लोगों के लिए, इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी, उसका एक्सेप्टेंस दे दिया था। अब देखते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और इसमें सबसे पहले इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या भारत के संविधान सभा के लिए प्रांतीय या रीजनल चुनाव कराए जाते हैं, इलेक्शन कराए जाते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें मिली थी और मेजॉरिटी सीटों से, अधिक से अधिक सीटों से इसमें कांग्रेस की विजय हुई थी, कांग्रेस विन किया था। 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है। डेट याद रखिएगा, मैंने इसलिए सारे डेट लिखे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव पेपर्स में डेट को लेकर के, यूपीएससी से लेकर के पीसीएस पेपर से लेकर एसएससी और सारे पेपरों में इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए डेट लिख रखा है। शॉर्ट में मैंने आपके लिए लिख रखा है ताकि आप एक बार अगर देखो इसको तो रिवीजन कर सकते हो। एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाए। मैं सारे टॉपिक्स को बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, आई प्रॉमिस यू। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी, जैसा कि लिखा हुआ एच.सी. मुखर्जी, उनको वाइस प्रेसिडेंट या उपाध्यक्ष चुना जाता है। और मैं आपको बता दूं, राजेंद्र प्रसाद का और एच.सी. मुखर्जी का जब तक चुनाव नहीं हुआ था तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सीनियर मोस्ट लीडर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया था। ये मैं आपके लिए बता दे रहा हूं और ये आपके पेपर में आ भी सकता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया, उसको सामने रखा, ठीक है, टेबल पे रखा। ये कब हुआ आप देख सकते हो, 13 दिसंबर 1946 को, जिसको कि हिंदी में भारत की प्रस्तावना भी कहते हैं, आपको पता ही है। 12 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। आगे आप देख सकते हैं 22 जुलाई 1947 को, जो क्या लिखा देख रहे हैं आप,
नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया 22 जुलाई 1947 में। उसके बाद 14 अगस्त 1947 को, जिस दिन आपको मैं बता दूं कि इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान भी है, जैसा कि आप लोगों को पता है, लेकिन 14 अगस्त 1947 को हमारे इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के संविधान का निर्माण करने का या फॉर्मेशन करने का काम स्टार्ट किया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके 284 मेंबर्स के सिग्नेचर के थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। और आपको एक जीके का क्वेश्चन यही बता देता हूं कि 26 नवंबर को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे 284 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के सिग्नेचर के थ्रू जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया था, उसी दिन भारत का लॉ डे भी मनाया जाता है। तो भारत का लॉ डे, इंडियन लॉ डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। रिमेंबर इट। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम, जो कि जनगण मन है, जिसके रचयिता या जिसके जो ऑथर थे या जो कंपोजर थे, आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। और नेशनल सॉन्ग जो कि वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उसको कंपोज किया था। उन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया गया था। और 26 नवंबर 1950 को फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा पूरा गणतंत्र बनके हम लोग एक रिपब्लिक कंट्री बन गए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना। और जैसे भी आप कमेंट भेजोगे, लाइक भेजोगे, उसी हिसाब से मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हर टॉपिक पे अच्छी तरह से ब्रॉडली और अच्छी तरह से ज्यादा एक्सप्लेन करके अपना नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। थैंक्स वेरी मच।